कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ जी आपके सामने शेयर करने के लिए। इमरान खान न्याजी। बिजली से शुरू करते हैं जी। पिछले 13 साल से हम महंगी बिजली बना रहे हैं और हमने मुआहदे कर दिए हुए हैं अगले भी 13 साल के, और कुल मिला के ये इतने मुआहदे हैं कि हमने तकरीबन 4800 अरब रुपया हमने पे करना है। ये मैं फिगर्स अभी याद करके आया हूँ, देख के पूरा इन्वेस्टिगेट करके, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। 370 अरब रुपया सालाना हमें गवर्नमेंट अपनी जेब से डाल के बिजली मुहैया करती है आवाम को, क्योंकि हमने मुआहदे जो हैं वो महंगे किए हुए हैं, महंगी बिजली के मुआहदे किए हुए हैं। अब इसको भी चेंज करना था। कैसे किया आपको बताता हूँ। कमेटी बनाई वज़ीर आज़म ने 9 बंदों की। उसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी कंपनी से हम बिजली बनवा रहे हैं, ले रहे हैं, उन सारों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कर गए हैं, नवाज शरीफ साहब कर गए हैं या जरदारी कर गया हुआ है, उन सबको इकट्ठा करो। कमेटी बनाई गई, उनसे बात की गई। उनको पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट फाइनेंशियल सब वो हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि हम आपको जो पेमेंट है पाकिस्तानी रुपयों में करेंगे। पहली शर्त ये रख दी कि हम पाकिस्तानी रुपयों में बात कर, ये पैसे देंगे आपको। सिर्फ ये एक काम करने से ही अरबों रुपए की एक तो बचत होगी, दूसरा हमें टेंशन नहीं है कि अगर डॉलर 2 रुपये 4 रुपये ऊपर जाता है तो उससे बिजली का ताल्लुक नहीं रह जाएगा। बिजली हमारी पाकिस्तानी रुपयों में ही सेल होगी और बाय होगी। ये एक बड़ा अच्छा इकदाम, ये आज से पहले चलो किसी ने नहीं सोचा, ये एक अच्छा आइडिया था। उन्होंने कहा, ये एक शर्त दे दी। उसके बाद दूसरी शर्त उन्होंने रिवाइज, उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत कम करनी है हमने, हम इसको जो है ना वो ट्रायल बेस पे दोबारा चलाएंगे आपके साथ, अगर आपने ये शर्त रख के नया कॉन्ट्रैक्ट करने की बात की। खैर उसमें अभी तक उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि वो एक हो गया हुआ है, साइन कर दिए हुए हैं, मुल्क का वज़ीर आज़म साइन कर गया हुआ है। अब उसको हम ज़बरदस्ती नहीं मतलब कैंसिल कर सकते। अच्छा, उसके ऊपर भी कोशिशें बड़ी हो रही हैं कि बिजली जो तवानाई है जिससे हम बना रहे हैं उसको सस्ती बनाने का तरीका मज़ीद मुतारफ़ करवाए। इसमें भी बड़े ज़्यादा इक़दाम हो रहे हैं कि कोयले से सबसे महंगी बिजली जो बनती है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से और पता नहीं कहाँ से कोयला मंगवा रहे हैं। शहनशाह बादशाह सलामत थे, हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि 11 रुपये 12 रुपये यूनिट हम घर में बिजली दे के तो 15 रुपये की वो तैयार करवा रहे हैं, मतलब 3 रुपये ज़्यादा दे के तो वो बनवा रहे हैं। फिर जब क्या कहते हैं कि हुकूमत कर्ज़े लेती है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो अच्छा, ये एक बिजली का हो गया जिसके ऊपर के काम हो रहा है, और इन्वेस्टिगेशन अभी तक के मुताबिक इंशाल्लाह अगले कुछ अरसे में ये जो मुआहदे किए हुए हैं इनमें नरमी आएगी, और अगर ये चीज़ हमारी पाकिस्तानी रुपयों में पेमेंट होनी शुरू हो गई तो सालाना जो 370 अरब रुपए का हमें खसारा होता था वो बच जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाते हैं हम दवाइयों पे। पाकिस्तान महंगी दवाइयाँ इंपोर्ट करने में, करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयाँ इंपोर्ट करने में दुनिया के चंद ममालिक में से एक है। अब मेरे कुछ भाई यही बोल देंगे कि हम खुद क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमने साइंसदान बनना था, हमने डॉक्टर बनना था, हमने फिजिशियन बनना था, हमने केमिस्ट बनना था, हम बन गए फिलासफर। ठीक है, हम फिलासफर बन गए, सिर्फ बातें करने वाले, पाकिस्तान को खुद जुगते मारने वाले, पाकिस्तान की आर्मी को खुद जुगते मारने वाले। हम पाकिस्तान के ठेकेदार हमें बनना चाहिए था। तो भाई हम फिलासफर बने हुए हैं तो दवाइयाँ कौन बनाए? लिहाजा पाकिस्तान बाहर से दवाई इंपोर्ट करने वाले चंद ममालिक में से है। इसका भी सद्जवाब लगाने के लिए सबसे पहले जब पता चला कि आम दवाई जो 500 रुपये की मिलती है वो भी मार्केट में जो कंपनियां थी डॉलर ऊपर गया, उन्होंने कहा जी हम नहीं बेच सकते इतने की, ब्लैक में आनी शुरू होगी। वो 500 रुपये की दवाई 1500 में बिकनी शुरू होगी ब्लैक में, क्योंकि दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे नहीं देता था। वो कहते थे हम लाते ही नहीं है, मंगवाते ही नहीं है, ब्लैक में होती थी फरोख्त। जब तक कि उन्होंने शर्त रखी, जब हुकूमत ने बुलाया कि क्या मसला है, क्यों नहीं आप दवाइयाँ रख रहे, क्यों नहीं आवाम तक दवाइयाँ पहुँच रही, तो उन्होंने कहा जी हम इतने में नहीं बेच सकते, या इनकी कीमत बढ़ाएं या हम इनको सप्लाई नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली क्योंकि जान से ऊपर कुछ नहीं है इसलिए उनकी कीमत बढ़ानी पड़ी। लेकिन साथ ही फवाद चौधरी को ये काम सौंपा गया कि भाई जो दवाइयाँ पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है उसमें से कम आधी दवाइयाँ इस टेन्योर में पाकिस्तान के अंदर बननी चाहिए। कुछ भी कर, अपने साइंस की पूरी पटारी घुमा दे, सारे पाकिस्तान के साइंसदानों को, डॉक्टरों को झंझोड़ के रख दे, कमेटी बना, ये दवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर मुझे चाहिए ताकि सस्ती दवाइयाँ आवाम तक पहुँचे। उस पे आके ये फवाद चौधरी ने, आपको याद होगा कि उसने कहा था कि जो सबसे ज़्यादा कैंसर की तकलीफ से बचने के लिए दवाई बनती है ना, जो सबसे ज़्यादा महंगी होती है, ऐसी इतनी महंगी होती है
کہ اس کی ویسے قیمت 40,000 روپے نا, تو 2-2 لاکھ روپے کا وہ ٹیکا ملتا ہے. صرف وہ جس کی بوڑھی ماں چارپائی پہ ہوتی ہے نا, وہ کہتا ہے میرا مکان بھی بک جائے, میری ماں کو ایک رات سکھ کی نیند آ جائے تو میں وہ دوائی ڈھونڈ لوں. میں نے دیکھا ہے یار, میں نے چھوٹے چھوٹے شہروں سے لاہور جاتے ہوئے دیکھا لوگوں کو وہ ٹیکے ڈھونڈنے کے لیے, کہ وہ اس دوائی کو بنانے کے لیے انہوں نے جو مالیکیول چاہیے تھا, جو اس کا فارمولا چاہیے تھا, وہ ہمارے پاکستان میں بھنگ سے تیار ہوتا تھا. یعنی اس میں سے پوری دنیا میں اس میں سے نکال کے وہ دوائی بنتی ہے. اچھا وہ اب پوری دنیا میں سے جو امریکہ سے وہ ٹیکا آتا تھا, وہ بھی بھنگ سے ہی وہ فارمولا نکال کے اس سے وہ ٹیکا تیار کر کے وہ بیچتے تھے. ہم بڑی عزت سے لگاتے تھے جیسے پتہ نہیں شہد لگا رہے ہیں, شہد سے آرام آ رہا ہے ہمیں. لیکن جب اپنے ملک میں وہ بنانے کی بات آئی کہ چلے یار یہ اس طرح سے تو ہمیں 100 روپے میں وہ دوائی مل جائے گی جو 50,000 میں نہیں مل رہی, تو ہم نے کیا کیا میرے بھائی, ہم نے ان کو بھنگی نشئی وہ کہنا شروع کر دی. کیونکہ ہم چاہتے ہیں بادشاہت سلامت رہنی چاہیے, اس ملک میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے, بادشاہت ہونی چاہیے کہ آرڈر کرو باہر سے مال آنا چاہیے. ہم کیوں بنائیں, ہم نے سائنس میں ترقی کر کے کیا کرنا ہے بھائی, گھنٹہ کرنا ہے ہم نے. صحیح ہے نا, ہزاروں کی اربوں روپے کی دوائیاں باہر سے منگواؤ, دودھ تک باہر سے منگواؤ, گھی باہر سے منگواؤ. اچھا گھی سے اب یاد ہے تیسری بات, زیتون کا آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کہ زیتون کی بہت زیادہ پیداوار پاکستان میں ہو رہی ہے, اور اس کو اب حکومت نے اپنے لیول پر اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اتنا زیتون پیدا کریں کہ پاکستان کے اندر یہ جو آئل کی اربوں روپے کی ہم سالانہ امپورٹ کرتے ہیں یہ ختم ہو, پلس ہم دنیا کو بیچیں بھی. تو اب اس کے اوپر بھی وہ بلین ٹری سونامی کے بعد یہ بلین ٹریز جو زیتون کا ہے اس کے اوپر اب کام کر رہے ہیں. مقصد آپ کو یہ بتانے کا یہ چیز ہے کہ آج سے 10 12 14 سال پہلے سے لے کے ابھی تک نا جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, مجھے صرف گلہ ان سے رہا ہی یہ تھا کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں, کوئی ایسی پرابلم نہیں جس کا کوئی سولوشن نہ ہو. یار کیوں نہیں انہوں نے یہ سولوشن ڈھونڈے؟ اب دوائی کی اگر بات ہوئی تو کیوں ان کے پاس کیا کوئی ڈاکٹرز نہیں تھے جو فارمولے چیک کرتے کہ بھائی جو مہنگی دوائیاں پاکستان باہر سے منگواتا ہے ان کے فارمولے پاکستان کے اندر تیار کرو؟ پہلے کیوں نہیں کہا کسی نے؟ یار وزیر اعظم تو دور کی بات ہے, ان کے وزیر اعظم کی اسسٹنٹ کی اسسٹنٹ کی اسسٹنٹ کی اسسٹنٹ نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ بناؤ. تو یہ پہلی حکومت ہے جو ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھاؤ, پاکستان کے اندر چیزیں تیار کرو تاکہ ہم باہر سے. میں آپ کو ایک باٹم لائن اسی بتاؤں, باٹم لائن ایک جملے میں اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان اگر 100 ارب روپے کا اناج ملک سے باہر بیچتا ہے نا تو 110 ارب کا ملک سے باہر سے خرید رہا ہے میرے بھائی. یہ وجہ ہے کہ جو کروڑوں اربوں روپے کا کھربوں روپے کا چاول بیچ کر, چینی بیچ کر, اور جتنے بھی پاکستان سے کپڑا بیچ کر, لیدر بیچ کر, انسٹرومنٹس بیچ کر, ہمارے سرجیکل کے وہ ساری چیزیں بیچ کر بھی پاکستان غریب رہ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بادشاہ سلامت ہیں, ہم امپورٹ کرتے ہیں. یہ امپورٹ ہمیں مار گئی ہے, اس امپورٹ کو ہم نے دبانا ہے. پاکستان کے اندر بجلی بنے, پاکستان کے اندر دوائیاں بنے, پاکستان کے اندر گھی بنے, آئل جو ہے, اور پاکستان کے اندر ہی ہماری یہ جو سبزیاں ہم اگاتے ہیں جس میں میں بڑا فیل کرتا ہوں کبھی کبھی کہ ہماری جو یوتھ ہے یار, ہمیں کھیتی باڑی کی طرف آنا چاہیے. یہ بھی ایک فیلڈ ہے, یہ بھی ایک فیلڈ ہے. بڑے بڑے ملکوں میں جا کے دیکھو آپ, اس کے ایگریکلچر کے اوپر باقاعدہ ڈگریاں لیتے ہیں لوگ کہ بھائی میرے پاس ڈگری ہے ایگریکلچر کی اور میں فصلیں بیجتا ہوں اور میں یہ ساری جو ہے یہ ایکسپورٹ کرتا ہوں یا میں اپنے ملک میں سپلائی کرتا ہوں. ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ یہ جو کسان ہے نا یہ ایک ذات ہے اور یہ صرف وہ ہی کر سکتے ہیں, یہ صرف کسان ہی انہیں کا کام ہے, ہم کسان نہیں بن سکتے. ہندوستان کی طرف پھر سے دیکھوں گا کہ ہمارا جو دوسرا پنجاب ہے ہندوستان کے اندر, آپ وہاں پر دیکھیں کسان ہے وہ پاورفل ہیں. ہندوستان کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ پنجاب ہے. آج کل خیر وہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے, آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے, کسانوں کا بڑا برا حال کیا ہوا ہے مودی نے اور وہ سارے اسٹرائک پہ ہیں. بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پڑھی لکھی عوام, کینیڈا سے لوگ آ کے ان کے کھیتی باڑی کرتے ہیں. آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا ان کی, اور وہ سچ پہ مبنی دکھاتے ہیں کہ واقعی ان کی یوتھ 10 میں سے 4 بندے جو ہیں وہ زمین رکھی ہوتی ہے انہوں نے, وہ ٹریکٹر چلاتے رہتے ہیں اس کے اوپر. تو اس لیے اناج اس پہ بھی ہمیں اوور کم کرنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ جی
3 दिन पहले टमाटर आने बंद हो गए तो इसलिए अब टमाटर 500 रुपये किलो हो गया। हम इस चीज़ के ऊपर एक एक बंदे को एक एक फील्ड के ऊपर काम करना होगा। पाकिस्तानियों, हम सबको करना होगा, अपना अपना हिस्से का हमें देखना होगा कि हम किस चीज़ में खुद कफील बन सकते हैं। जिस दिन हम खुद कफील हो गए, हमें किसी बंदे से कोई टेंशन नहीं है। अब ये क्वेश्चन हुआ इससे कि आप कर्जा लेते हैं, मैं भी हंसा जब उसने पारस जहां ज़ेब ने पूछा ना कि इमरान खान साहब आप कहते थे कि आप कर्जा नहीं लेंगे, आपने भी कर्जा लिया। मैं उसका मुंह देखने वाला था, लेकिन उसके पास जवाब इसलिए उस तरह का जवाब नहीं था क्योंकि वो भी सोच रहा होगा कि ये पारस जहां ज़ेब क्या पाकिस्तान में नहीं रहती, या जिस अवाम के सामने ये सवाल पूछ रही है क्या उस अवाम को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के ऊपर किस कदर कर्जा है कि अगर टैक्स के पैसों से 50 अरब इकट्ठा होता है तो 50 अरब की किस्त वहाँ चली जाती है। तो फिर हमें जो मुल्क में जो क्या कहते हैं कि सैलरीज देना, स्कूल टीचर्स की, डाक खानों की, अस्पतालों की, पुलिस वालों की, ये सारे पैसे देने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। तो उसका मकसद सिर्फ यही कहने का था, जो कि मैं भी यार हमेशा, अच्छा खान ने तो सोई हुई कौम को वैसे जगाया ना कि सियासत में ये नारे मारना छोड़ दो और सोच समझ कर चलो। मेरा मकसद कुछ और है। मेरा मकसद ये है हम टेक्नोलॉजी में, कारोबार में, खुद कफील होने में हम काम करें। मैं अगर 15 साल बाहर रहकर परदेश में, मैं अगर अपने भाइयों को, अपने पाकिस्तान के हम वतनों को अगर पाकिस्तान में रह के कारोबार करने की, वहाँ पे कामयाब होने की तजवीज़ ना दूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। मैंने अपने लिए जो भी हुआ, मेरे ज़िंदगी के साथ जो भी हुआ, मैंने उनको नहीं समझाया। तो मैं वाज़ेह तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ, परदेश एक बहुत बड़ा चैलेंज है। परदेश एक ऐसा चैलेंज है कि जिसको एक ऐसा लड्डू है, वो शादी वाला लड्डू समझ लो कि जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मैं आपको इस लड्डू को खोल के इसका पोस्टमार्टम करके आपको बता रहा हूँ, परदेश एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो इंसान ये सोच के बड़ा हो रहा है पाकिस्तान में कि मैं परदेश जाऊंगा तो काम करूंगा, वो समझो कि वो आज से 20 साल 30 साल पहले वाली ज़िंदगी में जी रहा है, और अगले 20 साल बाद उसको अंदाज़ा होगा कि मैंने क्या खोया। मैंने अपनी ज़िंदगी के सुनहरी दौर लोगों के मतलब अरबों को और गोरों को सलाम करते हुए गुजार दिया और कुछ नहीं बना, इवज़ किसके? चंद टकों के। मैं अपनी बात भी करूँगा कि मैंने भी चंद टके कमाने के लिए अपना मुल्क छोड़ा, लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह करूं कि मैंने, अगर मुझे ये एडवाइस किसी ने दी होती उस वक्त, तो मैं ये लेता। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, परदेश एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप वो गलियाँ, वो बचपन के गुज़रे दिन, वो दोस्त अहबाब, वो माँ बाप की डांट, वो बारिश, वो बादल आसमान पर, वो खाली जेब और दिन गुजर जाना, और फिर भी ज़िंदगी, ये परदेश में नहीं है। अब आखिरी वीडियो के आखिर में मैं इस तरह की बात करके आपको सैड नहीं करना चाहता था, बट ट्राई टू बी स्टेबल इन पाकिस्तान, ट्राई टू डू समथिंग इन पाकिस्तान, स्टार्ट समथिंग नाउ। आज कुछ करना स्टार्ट करें ताकि कल को, आने वाले कल को, 2 साल में, 4 साल में पाकिस्तान के अंदर आप सेट हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं, आप सब के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह हाफिज़।